हाँ देखो, कल थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कराए थे अकाउंटेंसी का डेफिनेशन, अकाउंटिंग का। जहाँ देखे थे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में सबसे इसेंशियल एलिमेंट ये होता है कि जब हम जो भी बिजनेसमैन का कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ट्रांजेक्शन होता है तो उसको एक रिकॉर्ड करते हैं। जो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए कोई जर्नल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जर्नल करना पड़ता है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। लेक्चर 2 लिखिए, लिखिए। क्लासिफिकेशन, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ transactions into journal, we classify the recorded transaction into proper heads of accounts by posting them into ledger. Recording of transaction and classification of recorded transactions are the part of bookkeeping. जहाँ हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। और जहाँ क्लासिफाई करते हैं वहाँ पर करते हैं हम लेजर बनाते हैं। तो जर्नल एंड लेजर are the part of bookkeeping, are the part of bookkeeping. अब समझिए, जैसे हमने पहले क्या किया, पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है सेग्रीगेट करना। जैसे मान लीजिए कि पूरे साल भर का डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं,
तो क्या होता है ना, साल भर का डेटा होता है, तो परचेज होता है, सेल्स होता है, एक्सपेंस होते हैं, इनकम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सबको क्या करना है, सेग्रीगेट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। परचेज के आइटम को परचेज अकाउंट में डाल देंगे, सेल्स के आइटम को सेल्स अकाउंट में, बैंक वाले आइटम बैंक अकाउंट में, कैश वाले आइटम कैश अकाउंट में। वही लिखा हुआ कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल वी क्लासीफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इनटू प्रॉपर हेड्स ऑफ अकाउंट बाय पोस्टिंग देम इनटू द लेजर। लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं, लेजर में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, और जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन दोनों जो पार्ट है वो किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, जर्नल में, और क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, लेजर में। यानी जर्नल और लेजर दोनों किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर आपका है समराइजिंग। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ transactions into ledger we prepare ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं उसके बाद हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट of financial data where we find out the equality of both debit and ये क्या होता है अगर हम डिस्कस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंटिंग हेड्स। ठीक है बेटा, तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तीन चीज हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है बेटा, तीन चीज। यानी हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग के तीन एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट है। बुक कीपिंग कंसिस्ट, पहला जर्नल, दूसरा लेजर, और तीसरा बेटा ट्रायल बैलेंस। और ये सीक्वेंस में चलता है। क्या चलता है, पहले यही बनेगा, जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना। जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग, होता है रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, है ना। लेजर में क्या होता है बेटा, पोस्टिंग, एंड ट्रायल में क्या होता है, समराइजिंग। ये याद रखिएगा, पोस्टिंग मतलब होता है पोस्ट करना, ट्रांसफर करना, और एक होता है वर्ड कास्टिंग। क्या होता है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। कोई भी फाइनेंशियल डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। और अकाउंट्स का जो डेफिनेशन कल लिखे थे वो क्या लिखे थे, यहाँ पर फिर से आ जाइए। अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग समझ गए, क्लासिफाइंग समझ गए, एंड समराइजिंग ऑफ एन इंटरप्रेटिंग डेटा, ऑफ एन इंटरप्रेटिंग डेटा। अब इंटरप्रेटिंग डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे डेटा मतलब क्या होता है जानते हैं, डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब क्या होता है, अब अकाउंट्स का जो डेटा होगा, अकाउंटिंग डेटा मतलब फाइनेंशियल डेटा।
अकाउंटिंग डेटा का मतलब क्या होगा बेटा? फाइनेंशियल डेटा जिसका यूज हम बिजनेस की अकाउंटिंग में करेंगे उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेटा। जैसे वाउचर, क्या वाउचर डेटा होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। कैश रिसीट, कैश रिसीट जो हम करते हैं उसका बिल बनता है ना? कोई भी बिल, टैक्स इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर, डीड एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल डेटा है जिसको जरूरत पड़ती है। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट में तो जानते हो बेटा क्या होता है? इंटरप्रेट में तो अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है जो दूसरे लैंग्वेज में है, जैसे मान लो डॉलर में है, तो सपोज कि डॉलर में है और इंडिया में जो भी चीज़ रिकॉर्ड होगा मनी के रुपया के टर्म में रिकॉर्ड होगा। तो कोई भी चीज़ जो डॉलर में अगर है तो उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? रुपए में करना पड़ेगा। उसमें इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। क्या होता है बेटा? अंडरस्टैंडेबल। रीडेबल, रीडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हो। रीडेबल मतलब कि समझने हो जाए, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी एक्सेट्रा। अब यहाँ फिर से डेफिनेशन पे आइए। अकाउंटिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ एन इंटरप्रेटिंग डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर हम सिस्टमैटिक नहीं करते हैं, एक चेन स्केलेटन फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हमारा डेटा प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी जो है। अब यहाँ बात आती है मनी की। किसकी बात आती है? मनी समझते हैं? मनी मतलब क्या होता है? लीगल, करेंसी ऑफ दैट कंट्री। जिस देश के अकाउंटिंग करते हैं, जैसे मान लो इंडिया के लिए मनी क्या होगा? रुपीज होगा। INR कह सकते हैं। INR का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, इंडियन नेशनल रुपी। लेकिन मान लो कि हम अगर यूएस की बात करें, फॉर यूएसए के लिए मनी क्या होगा? USD, इसको हम डॉलर में लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो हर कंट्री का अपना लीगल करेंसी होता है। अब जैसे मान लो सपोज मिस्टर ए ऑफ इंडिया, मिस्टर ए ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? नहीं, कहाँ से मंगाना? दूसरे कंट्री। वेरी गुड। बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड इंपोर्ट, ठीक है ना? तो इसको आयात हिंदी में बोलते हैं। मिस्टर ए ऑफ इंडिया इंपोर्ट मशीनरी, क्या करता है वो? मशीनरी फ्रॉम USA। कहाँ से खरीदाया? फॉर $10,000। कितना में खरीदा? $10,000 में। अब बताइए ये मशीन कहाँ आया? तो हमको अकाउंटिंग इंडिया में करना पड़ेगा ना। मिस्टर ये अकाउंटिंग कहाँ करेगा? अकाउंटिंग तो इंडिया में हो रही है। तो मशीन को हम जो मशीन में लिए एसेट्स है, क्या है? मतलब कि जिसको हम यूज करेंगे। मशीन में लिए क्या हो गया? तो क्या इसको हम कैसे दिखाएंगे? $10,000 दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। ये $10,000 को मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रुपी। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में बेटा? रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट समझते हैं ना? एक्सचेंज रेट होता है कि जिस रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं दूसरे कंट्री के करेंसी को। मान लो कि $1 इक्वल्स टू 82 रुपी है। तो मेरे पास मेरा कितना वैल्यू है? $10,000 है। तो 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 82,000 नहीं, 8,20,000 आ जाएगा। ये इंडिया में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो मशीन का वैल्यू कितना दिखाना पड़ेगा? 8,20,000 रुपये। दिस इज द मनी।
यानी मनी का मतलब होता है कि जो कंट्री का मनी लीगल है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ तक नोट किए थे? क्या तो नहीं हुआ इसमें? ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये सब पढ़ा हुआ है? वो सामने पढ़ा हुआ है सर, और सब बना है कितना बच गया? छुट्टी बाद तुम कर रहे थे, यार वाला नहीं ले सकते सारे क्या है? ये ठीक है, ये सब क्या है बहुत न्यू बैच बैठ रहा है, आपसे पहले चला लिख लो मनी इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। देखिए मनीज वर्थ का मतलब क्या होगा बता सकते हैं? जैसे आपका जो कैश है वो मनी है, आपका जो कैश है वो क्या है, लेकिन आपके पास कैश नहीं, कोई प्रॉपर्टी, कोई सामान, कोई वस्तु है तो वो क्या है, मनीज वर्थ है। जैसे मान लो कि आपके पास एक बाइक है, आपके पास क्या है, अब बाइक को आप बिजनेस में लगा देते हैं, बिजनेस में लिया है तो बाइक का कोई वैल्यू होगा ना बेटा। मान लो कि बाइक की वैल्यू मान लो कि 15,000 रुपये हो, दिस इज कॉल्ड द मनीज वर्थ। तो क्या कहेंगे, मनीज वर्थ कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब बात ये आती है कि हमको थोड़ा सा ईयर समझना है। ईयर मतलब क्या होता है? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल। अभी आज कितने तारीख है? 4 तारीख है ना। तो इंडिया में जो ईयर जो डिफाइन किए गए हैं वो ईयर 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो ईयर होता है वो बोलता है, कहलाता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है बेटा? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में कैलेंडर ईयर होता है ना, तो कैलेंडर ईयर में क्या होता है ना, जनवरी से दिसंबर चलते हैं। तो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी चलता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलता है ना बेटा। तो अभी कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2024 का अगर हम बोले कि बिगनिंग मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। तो बिगनिंग डेट क्या रहा होगा? 1/1/2024। और अगर इसका ये एंड कब होगा? 31/12/2000। तो यहाँ पर देखो साल 24 में ही शुरू हुआ और 24 में ही खत्म हो रहा है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर। तो जो शुरुआत है 1 तारीख, इसको बिगनिंग कहते हैं, ओपन हुआ पालसा, और ये एंड हुआ है, क्लोज हो रहा है 31/12 को। तो 2024 जो है आपका कैलेंडर अभी चल रहा है, चल रहा है ना बेटा। दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या है बेटा? फाइनेंशियल ईयर। जो अभी कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है? अभी जो चल रहा है, हाँ 23-24 खत्म हुआ है, क्योंकि 31 मार्च 24 खत्म हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से चलता है। कब से चलता है? कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2023-24 ये कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर, जहाँ 2 साल कवर होते हैं। कैलेंडर में सिर्फ 1 साल कवर होगा, लेकिन फाइनेंशियल में 2 साल कवर होगा। ये कैसे पकड़ना है? अगर सिर्फ 1 साल लिखा हुआ, जैसे 2018 सिर्फ लिखा हुआ है तो कैलेंडर ईयर माना जाएगा, और 18-19 लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और अगर 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर है तो इसका फर्स्ट डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 होगा बेटा, और एंडिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर में कौन सा, कितना साल कवर है? 2 ईयर कवर है ना। कितना साल कवर है? 2 साल कवर है। उसी प्रकार मान लो 2019-20 लिखा हुआ है, इसका बिगिनिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2019। वेरी गुड। 1 अप्रैल 2019 और एंडिंग डेट 31 मार्च 2020। कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो, अब देखो यहाँ पर 2017 लिखा हुआ है, बताइए कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर है? वेरी गुड, कैलेंडर है। 2017 और 18 लिखा हुआ है, वेरी गुड, ये फाइनेंशियल है।
2020-21 लिखा हुआ है, फाइनेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ईयर Yes. बिगनिंग एंडिंग समझ गए, नोट कर लीजिए। कहाँ से, यहीं से ना? क्या ये कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर समझ गए, ट्रांजैक्शन इवेंट समझ गए, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, रिजल्ट जो आता है उसको क्या बोलते हैं, इवेंट्स कहते हैं, रिजल्ट्स को क्या बोलते हैं, इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स नहीं लिख पाते, द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, आउटकम और results of transaction, it's called events. Example, goods sold for rupee 1 lakh, which cost was ₹75,000। बताइए, एक गुड्स था जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट कितना था, पूरा लैंग्वेज पढ़िए। गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 lakh, कुछ कॉस्ट वाज, इसका कॉस्ट कितना था और सेल कितना था, तो सेलिंग प्राइस है आपका 1 लाख, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसी कॉल द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, एक रिजल्ट है ना, कि सेल परचेज होगा तब ना प्रॉफिट होगा, तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 25,000 है ये कहलाएगा इवेंट, क्या कहलाएगा बेटा, इवेंट। और ये जो 1 लाख रुपया सेल हुआ है ये कहलाएगा ट्रांजेक्शन, भी होगा तो भी हाँ वो भी इवेंट कहलाएगा, जो रिजल्ट आएगा। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो इवेंट हो, घटना हो गया, किसी चीज़ का रिजल्ट आना। एग्जाम दे रहे ट्रांजेक्शन हो रहा है, रिजल्ट आया इवेंट है। हम पढ़ाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई रिजल्ट आएगा इवेंट होगा, ये भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा। वो इवेंट जो है रिजल्ट ट्रांजेक्शन का एक रिजल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए इसको। समझ में आ रही है बेटा आपको? आज वो बच्चा नहीं है ना, जैसे यह समझिए, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 lakh, which cost was ₹1,15,000। अब बताइए यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट मोर देन द सेल्स है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है हमारा, रुपी में रुपी का सिंबल दीजिएगा, यही पैसे लिखेंगे, ठीक है। 1,15,000 है, एंड सेलिंग प्राइस कितना है 1 लाख। यहाँ पर कितना का लॉस आया, दिस इज द लॉस। तो ये लॉस को क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, इवेंट। और ये क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन, क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। और ये भी क्या कहलाएगा, हमको सबका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो, एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए इस पर। देखो यहाँ पर 1,000 बॉक्सेस ऑफ pens at the rate of ₹1,000
100 per box was purchased। ठीक है। फ्रेट पेड, फ्रेट मतलब भाड़ा होता है। फ्रेट मतलब क्या होता है? जो सामान लाते थे भाड़ा देते ना, वही फ्रेट। पेड ₹500, 900 boxes were sold at the rate of ₹145 per box। ठीक है। अब यहां पर समझिए, यहां पर क्या क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना, कि जो घटनाएं हुई उसकी एनालिसिस तो करनी पड़ेगी। मान लो कि कोई जैसे गाड़ी से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया या ठोकर लग गया, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसकी गलती थी, क्या है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब आप ऑब्जर्व करिए, एज ए स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व करना है। हम परचेज किए थे। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। तो हमने कितना बॉक्स परचेज किया था? 1000 बॉक्स करता था बेटा। और एक बॉक्स का रेट कितना था? 100। इसको पढ़ते हैं एट द रेट। क्या पढ़ते हैं? एट द रेट। 100 पर बॉक्स था। अब बताइए इसका वैल्यू कितना जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। देखो ये है नंबर, ये क्या है? नंबर। ये वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स है, बॉक्स है, कार्टून है। और एक कार्टून का दाम कितना है? 100। ऐसे हुआ 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो 1 लाख रुपया कहलाएगा परचेज वैल्यू। क्या कहलाएगा बेटा? परचेज वैल्यू कहलाएगा ना बेटा। तो मेरा एक खर्चा हो गया 1 लाख रुपया का सामान आप खरीदे, लेकिन उसमें हमने फ्रेट भी तो दिया। फ्रेट भी तो खर्चा ही है। कितना फ्रेट दिया? 500 रुपये का फ्रेट दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 1,05,000। अब ध्यान देना बेटा, कितना बॉक्स हम बेच दिया? 900। तो कितना बच गया हुआ है? 100 बच गया ना। तो जो सामान नहीं बिका, जो सामान बचा हुआ है अभी, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक सुनते होंगे कि स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो स्टॉक एट द एंड पड़ा हुआ, लास्ट में पड़ा हुआ, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए उसको भी तो हम फ्यूचर में बेचेंगे ना। तो खर्चा वो कहलाता है जो खत्म हो गया। जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है उसको तो बेच सकते हैं, पैसा तो ले सकते हैं। तो ये कहलाएगा, जैसे मान लो कि 1,05,000, इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अब कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? 100 बॉक्स बचा हुआ है। और एक बॉक्स का दाम कितना है? 100। कितना वैल्यू हो गया? 10,000। तो बताइए कॉस्ट कितना हुआ, मतलब कितना खर्चा मेरा हो गया? 90,500। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बेचने के लिए मेरा कॉस्ट लग गया 90,500। अब बताइए सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? कितना बॉक्स बेचे थे हम? 900 बॉक्स बेचे थे बेटा। कितने रुपया में? 145 पर बॉक्स में। बताइए कितना वैल्यू आएगा? 900 गुने 145। कैलकुलेट करिए आप, कितना आएगा? सेलिंग प्राइस हुआ 1,30,500 हुआ ना बेटा? बोलो हाँ ना। और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 90,500। 1,05,000 नहीं, क्योंकि 10,000 का सामान मेरा बचा हुआ अभी है, तो उसको बेच सकते हैं। तो ये कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 40,000। इसको क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल ज़्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर एक परचेज हुआ। क्या हुआ बेटा? परचेज हुआ ना बुआ? बोलो हाँ ना। कितने रुपए का परचेज हुआ? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का।
उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन कहेंगे। फ्रेट पेड किए थे 500 कितने का? 500 का। ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, बताओ ये इवेंट कहलाएगा कि ट्रांजैक्शन कहलाएगा? इवेंट वेरी गुड, ये इवेंट कहलाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बचा हुआ सामान है, तो दिस इज कॉल्ड इवेंट। दिस इज कॉल्ड इवेंट। तो सेल हुआ, सेल्स कितने का हुआ? 1,30,000। बताओ ट्रांजैक्शन होगा कि इवेंट होगा? हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन है बेटा। और प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ ना कितने का? 40,500 का। नहीं गलती, 40,000 ही हुआ ना, 40,000 का हुआ, तो क्या कहलाएगा? इवेंट वेरी गुड, समझ गए? तो ट्रांजैक्शन इवेंट समझ गए, लेजर समझ गए, क्लासिफिकेशन समझ गए, समराइजिंग समझ गए, मनी समझ गए, ईयर समझ गए। आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? कहाँ से लिखना है? ऑब्जर्वेशन से लिख रहा है? यस चलिए।